आइदर हीटेड एलोन और ओवर विथ another bivalent metal salt, another bivalent metal salt, then pure carbonyl compound is formed. Pure carbonyl compound is formed. साहिल लिख डालो जल्दी से, ये रिएक्शन लिख डालो पहले तुम। इस कल वाले जो पॉइंट हैं उसी के आगे वाला, कल कितने पॉइंट हो गए थे इसमें? 4 हो गए थे, तो 5वां है। ठीक, इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये जो रेडिकल, अगर थोड़ा कठिन सवाल आया तो एक मॉलिक्यूल से R रेडिकल बनाओ और दूसरे से RCO रेडिकल बना दो, बस। दोनों सेम है तो एक से R रेडिकल, दूसरे से RCO रेडिकल, या इससे R' रेडिकल बना दो, उससे RCO। आखिर वो कंबाइन ही तो हो जाने हैं, तो उसमें कोई अंतर तो आएगा नहीं। तो ये है, ये एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन है। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन, ये लैब मेथड होता है कीटोन का, समझे? सवेज आगे निकलो भाई। तो एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन है, तो लिख डालो। जो है एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन है। कार्बोक्सिलिक एसिड इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड से प्योर कार्बोनिल, है ना? तो सारी लैंग्वेज लिख लियो, नहीं तो लिख लो। व्हेन बाईवैलेंट मेटल सॉल्ट, बाईवैलेंट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, बाईवैलेंट का मतलब कैल्शियम मैग्नीशियम, बाईवैलेंट सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आइदर हीटेड एलोन बाई, अरे ठीक है, अब उसमें थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज बदलेगी। अब वही लाइन कैसे बोल देंगे? अब हमको याद तो करके थोड़ो आते हैं ये बिटिया, हमको याद थोड़ो करके आते हैं कि कहीं हम नोट्स रखे हों और एक कोने में हम याद कर रहे हों फिर हम आते हों तो वो तो थोड़ा चेंज ही होगा भाई। अब तो व्हेन बाईवैलेंट मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आइदर हीटेड एलोन और विथ अनदर बाईवैलेंट मेटल सॉल्ट, हाँ, देन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड। ये लिख लीजिए। फ्री रेडिकल, ब्रैकेट में लिख दो फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है ना? फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन, एक क्वेश्चन दिए दे रहे हैं, इसको करके लाना, ठीक? ये तो पूरा कर लेना। अब बेटा हुंस डीकर अगला पॉइंट लिखो, 6वां पॉइंट। ये देखो, अमोनियम जो साल्ट होते हैं, अगर ऐसे लिख लो, इसको याद करिए कि तो पहले भी बता चुके हैं बेटा। अमोनिया जो है अनस्टेबल सॉल्ट बना लेता है, अमोनिया वीक बेस है। तो अमोनियम जो कार्बोक्सिलेट होते हैं, हीट करने पर ये एमाइड में, ध्यान रखिएगा, ये अमीन में बहुत ज़्यादा ये कन्वर्जन यूज होता है। और कन्वर्जन में कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड, ठीक? तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट ही लिखा जाता है। ये तो हमने 2 स्टेप में लिख दिया। ये भैया कन्वर्जन में अभी आगे हाफ माइंड ब्रोमाइड अमीन में पढ़ाएंगे, उससे अमीन बन जाएगा, अमीन से अल्कोहल, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख डालो, अमोनियम सॉल्ट
अमोनियम साल्ट ऑफ carboxylic acid is unstable. Ammonium salt of carboxylic acid is unstable. On heating, ammonium salt of carboxylic acid is unstable. On heating, converted into amide. On heating, converted into amide. और ये रिएक्शन बेटा जो है समझ गए थे, अगर ये दोनों हिस्से सेम हैं तो एक ही मेटल सॉल्ट एसीटोन कहाँ से बनाओगे इस मेथड से? एसीटोन यही तो है भाई, एसिटिक एसिड है। देखो एसीटोन का लैब मेथड क्या है, यही लैब मेथड होता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या बेरियम हाइड्रॉक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड से हीट करो तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम एसीटेट। अब बेटा कैल्शियम एसीटेट दूसरा मोल भी यही होगा, लिखो चाहे न लिखो, ये एक बार लिख के दिखा देते हैं। अगर कैल्शियम एसीटेट को अकेले हीट करोगे तो क्या होगा? CaCO3 अलग हो जाता है, यहाँ से CH3 रेडिकल और यहाँ से CH3CO रेडिकल। और ये सब करने की ज़रूरत नहीं, तुम एल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर ध्यान रखो, बन जाएगा प्लस CaCO3। ये है एसिटिक एसिड से एसीटोन। अब तो आर्गेनोलिथियम जब से डिस्कवरी हो गई तो इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में लोग आर्गेनोलिथियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नहीं तो यही मेथड होता था। आप बताओ, अगर तुमको एस्टोफिनोन बनाना है इस मेथड से, कौन कौन से एसिड साल्ट लेंगे? खड़ी हो बेटा, हाँ खड़ी हो, हाँ इसको बनाना है, हाँ खड़ी हो। कौन सा एसिड साल्ट लेंगे तुम बताओ? बिहार रेजिमेंट, हाँ हाँ। कुछ देखिए, कुछ ध्यान कोई नहीं दे रहा है हमारी पढ़ाई का। पूनम बताओ। अब देखो, ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तो हमने बताया है, हैं? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ पीछे, हाँ बताओ बेटिया, बताओ जल्दी से। हाँ नहीं, अब अमोनियम कहाँ यहाँ झोंके दे रही हो? अमोनियम साल्ट अलग है, ये तो इसके ऊपर वाला रिएक्शन था। एल्डिहाइड कीटोन ये R है तो इसका मतलब कैल्शियम बेंजोएट। M1 क्लास बहुत कमज़ोर, बहुत बहुत ज़्यादा। इतना पढ़ाने के बाद अब अगर नहीं लिख पा रहे हो, ठीक पूनम, अब इतने ज़्यादा ऑनेस्ट बनने से क्या फ़ायदा है? हैं बाद में कहोगे मैं नंबर सर कम आ रहे हैं। तो अब हम तो ये सोचते हैं कि भाई पूनम बहुत ऑनेस्ट है, ये वैसी ऑनेस्टी से क्या फ़ायदा है? हमारे दो कोड़े मार दे लोग सही बोल के, हम क्यों सही बोलेंगे? मार खाने से तो बचें। तो अब इसको पढ़ा लो। अभी तो हमने बताया कि अगर इधर वाला RCOO ट्वाइस C है, ठीक, और इधर क्या लिखा हुआ है मिथाइल, तो CH3COO ट्वाइस C, यही तो लिखवाया है। तुम लोग लिखते समय कुछ ध्यान देते हो कि नहीं देते? ये है, इसको हीट कर दो तो यही तो बन जाएगा। और अगर तुम्हें एस्टोफिनोन, आगे लिख दे, नहीं तो नाराज़ हो जाओगे। ये है। और अगर तुम्हें बेंजोफिनोन बनाना है, हाँ चलो बताओ आगे बच्चा, शिवानी बताओ। हाँ बेंजोफिनोन। अब जरा आज हम सोचे 30-40 लिखें, इसमें एक ही मेटल सॉल्ट लेंगे या दो अलग अलग लेंगे? स्निधा हाँ बताओ, हाँ क्या लेंगे? इसमें दोनों तरफ R तो सेम ही है, तो RCOO, तो इसमें कैल्शियम बेंजोएट या मैग्नीशियम बेंजोएट। तो इसको बिटिया लिखने में क्या जाता है? हैं? यही तो है। और लिखते हैं 2-ब्यूटेनॉन बनाना है इसी मेथड से, या एस्टल्डिहाइड बनाना है। हाँ बताओ, रीना बताएंगे, प्रोफेसर रीना, हाँ बताओ।
क्या क्या लें? प्रोफेसर संजना। हाँ रीना, कौन सा मंत्र पढ़ रही हो? अरे तो हाँ बोलो। अरे तुम्हें RCOO, एक तो RCOOC ये लिखना है, यही तो है रिएक्शन। लिख लिख के याद करो। एक RCOOC है, ये दो हैं, और इनसे RCO R बन जाएगा, यही तो पढ़ना है। तो एक एसिड से R, एक एसिड सॉल्ट से R। तो यहाँ देखो दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? तो बस ठीक है, तो यहाँ CH3 रख दो, यहाँ H रख दो, और क्या करना है इसमें? आसान नहीं है। और इसमें बताओ क्या, अब इससे क्या बनेगा बताओ, सब लोग बताओ इसमें और क्या चाहिए? CH3 कैल्शियम एसीटेट। और डरो नहीं, इसका नाम भी बताओ, कैल्शियम एसीटेट। भाई एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड के साल्ट को क्या कहेंगे? कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट। अब बेटिया ट्वाइस इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती। अब यही एल्युमिनियम होता थ्राइस नहीं लिखते हम, एल्युमिनियम की 3 वैलेंसी। ये लिख लोगे अब? और अगर अब जो ये सवाल दिया है तो पहले यहाँ तक पहुँचो और फिर इसको लगा दो। एक एसिड से CH3 रेडिकल और दूसरे एसिड से H रेडिकल, मतलब दूसरा HCO। एक को यहाँ ब्रेक करो R, एक को RCO में ब्रेक करो, और इन्हीं दोनों रेडिकल को मिला दो तो एस्टल्डिहाइड नहीं बन जाएगा? बैठो बन जाएगा एस्टल्डिहाइड। तो ये है। तो इतना हमको मतलब 6-7 लोगों को खड़ा करना पड़ा तो भी नहीं कोई बता पा रहा है। ये तुम्हारे बैच की मेहरबानी है। और पंडित जी सचिवालय के बाबू की तरह बार बार चाय पीने और बंद मक्खन, खुला मक्खन ये ना खाने जाया करो, यहाँ बैठ के रिवाइज किया करो। और सब लोग ये सब जो दिक्कतें हो रही यही इसीलिए हो रही। एक एक टर्न हम पिछड़ जाते हैं। फिर हमको अमीन पढ़ाना था, अभी हम यही पढ़ा रहे हैं। हाँ प्रगति, फटाक से जो है तो ये समझ में गए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में यूज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाना है तो यही तरीका है, अमोनिया के साथ हीट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड। तो ये वाला क्वेश्चन करिए, कल पूछेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड लिख लोगे? साहिल लिख लोगे? बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो अभी हम फिर बता दें। 2 एसिड सॉल्ट हैं, एक से R रेडिकल, और यह बल्कि तुम्हारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इधर से पढ़ो तुम। और ये रेडिकल वाली बात तो जब तगड़ा रिएक्शन होगा तो उसमें नहीं, तुम ये ध्यान रखो, तुमको ये बनाना है। एक तरफ R है तो RCOOH का कैल्शियम सॉल्ट, समझे? एक तरफ R' है तो R'(COOH का कैल्शियम सॉल्ट। कॉपी में लिख लो, उसी को ही मिला दो। और अगर दोनों सेम हैं तो एक ही एसिड का कैल्शियम सॉल्ट। अब कैल्शियम की 2 वैलेंसी है तो ट्वाइस लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक? और देखो ज़रा, ये जो देखो इसको थैलिक एसिड कहते हैं। अभी गैब्रियल दूसरी रिएक्शन जो अभी बता रहे थे हम, यहाँ 2 COOH हैं। अगर इसको अमोनिया के साथ, भाई अब यहाँ 2 हैं तो 2 जगह NH4 आ जाएगा। और हीट करोगे तो 2 बार वाटर निकल के थैलामाइड इसको कहते हैं, थैलामाइड। ये बन जाएगा। इसको लिख लोगे, पहले NH4 फिर अमोनिया निकालो, वाटर निकालो, फिर अमोनिया निकाल दो, ठीक?
तो थैलामाइड, इसको थैलामाइड कहते हैं। इसको थैलिक एसिड, पॉलीमर में भी यूज होगा। बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को थैलिक एसिड, और इसको थैलामाइड। अभी अगले चैप्टर में आएगा ये। तो अमोनिया के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, पहले NH4 NH4, ठीक, फिर ये अमाइड में बदलेगा, फिर दूसरा वाला अमोनिया के साथ फिर साइक्लाइज हो जाएगा। भाई बीच में ये बनेगा, पहले दोनों में CONH2 CONH2 आ जाएगा, ठीक, फिर बेटा अमोनिया हीट हो जाएगी, आसपास है तो दोनों में अमोनिया निकल जाएगी, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ये जो कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड, तो क्या करोगे, अमोनिया के साथ हीट कर दोगे। याद रखना, ये जब NCERT रिवीजन तुम्हारे यहाँ जल्दी हो जाएगा, 2-4 लेक्चर का काम बचा है भाई, ठीक। लेकिन लग रहा है महीने भर लग जाएंगे तुम्हारे यहाँ यही 2-4 पॉइंट पढ़ाने में। जल्दी ख़त्म करो इसको। अगला पॉइंट हमने हुंस डीकर रिएक्शन पढ़ाई है नहीं, कोई याद ही, किसी को याद नहीं है। हाँ तो लिखो अगला पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। When heated with halogen, give alkyl halide. Silver salt of carboxylic acid. When heated with halogen, give alkyl halide. This reaction is called as Borodin-Huns-Dieker reaction. Borodin-Huns-Dieker reaction. भैया इसको Ag के साथ या Ag2O के साथ हीट करोगे तो सिल्वर साल्ट, बोरोडीन-हुंस-डीकर रिएक्शन। और जो लोग हॉस्टल से दोबारा बैंड में आ रहे हैं उनको कल से पहले आना है। पहली बार उनको, इसमें 7-8 लड़कियां उनको हम देख रहे हैं 6 महीने से, सेकंड बार बैंड में आते, तुमको पहली बार आना है। अभी हम उस नालायक धीरज को बताते हैं कि तुम यहाँ 8 बजे आके बैंड यहाँ जो है पहुँचाओ, 1-1 घंटे लेट। आप बताओ, आप हॉस्टल में रह रहे हो और आपको बैंड लगी हुई, तब आप आधा घंटा लेट, और कोई चेहरे पे सिकन नहीं। बताइए, बच्चे यहाँ इतना दूर से आते हैं, वो टाइम से पहुँच जा रहे हैं। आप 3 किलोमीटर हॉस्टल, अरे बैंड लेट हो रही तो बैठ लो टेम्पो पे, या फिर आपको तो बैंड मिलेगी ना। तो जब आप खुद ही, आपको चेहरे पे सिकन नहीं है कि नहीं छूट जाए आधा घंटा, क्या फ़र्क पड़, कोई एंजाइटी नहीं, हद हो गई भाई। तो हम बड़ा अजीबोगरीब क्लास हम ये देखें कि लड़कियां दूसरी बार बैंड जब आती है तो आधा घंटा 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं, बैंड वाले सचिवालय ऑफिस है। अरे भाई आप पहले आ जाओ, तो बैंड वाले खुद ही जल्दी आएंगे कि जब सारे बच्चे एक ही साथ आने के लिए तैयार हैं, आप बिल्कुल रेडी हो जाओ 8 बजे। 10 मिनट लगता है यहाँ से, हद हो गई भाई। यहाँ मतलब हम बैठे रहते हैं, हम 3 दिन तो हमारा पहला क्लास होता नहीं, तो हम देखते हैं कि 9:15 बजे बैन आ रहे। अभी बैन के लिए कौन कहेगा भाई? आप कहोगे ना बैन वाले से कि भाई हमारा तो 45 मिनट क्लास छूट जा रहा है। हद हो गई, बड़ा अजीबोगरीब मंजर है। कोई चिंता नहीं, जैसे लग रहा है कि सचिवालय में अपना अपना जगह जो है फाइल आइल अभी निपटानी है सुबह पहले, ठीक है ना। तो आप तो अपना टाइम पे आओ भाई, और जो दूसरे को सर्विस देनी है तो आप नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? ये बेटा बोरोडीन-हुंस-डीकर रिएक्शन है, और हम पहले पढ़ा चुके हैं, एक कार्बन यहाँ कम हो जाता है।
तो अभी हमने ऊपर एक रिएक्शन पढ़ाई थी डिकार्बोक्सिलेशन, उसमें भी एक कार्बन कम होता है, इसमें भी पहले पढ़ा दिया था। और रोजनमंड रिडक्शन भी पढ़ा दिया है। ठीक, COCl बनाओ एसिड को, SOCl2 से COCl, फिर रोजनमंड। ये सब आप खुद ही नहीं तैयार करोगे तो क्या होगा। और हम तो नहीं घुसने देंगे। अब हमारा जिस दिन पहला क्लास होगा, जो लोग लेट आएंगे तो वो या तो वैन से वापस चले जाएं हॉस्टल में, फिर धूप वूप लेके पूरा विटामिन D, फिर दूसरे क्लास में आवें। हम बैठने नहीं देंगे। अब सब हमको अगर याद रहा तो मंडे को नहीं बैठने देंगे। हमारे आने के बाद एको सेकंड कोई लेट हुआ हम नहीं आने देंगे। ठीक है ना, बहुत गलत बात है। अरे बच्चे दूर से आते हैं, ठीक है, जानकीपुरम से कोई आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, वो सब पहुँचे। कुछ बच्चे जो है सरोजी नगर उधर अमौसी से आ रहे हैं, वो टाइम पे आ जा रहे हैं। और ये है 2 किलोमीटर दूर पे हॉस्टल, पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो एटलीस्ट आप सिस्टम को पलूट तो ना करो। नहीं पढ़ना है तो घर में बैठो, हॉस्टल में बैठो। आप सिस्टम को क्यों डिले कर रहे हो कि भाई बैन वाले को तो ठीक ही है, भाई उसको क्या है, उनको कौन सा नीट का एग्ज़ाम देना है। हद होगी। आप हॉस्टल का पैसा भी दे रहे हैं और उसके बाद टाइम पे आने के लिए कोई कहते नहीं। और ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छा बहाना है कि नहीं सर वो पहली बार जो है बैन में जगह नहीं थी तो इसलिए हम दोबारा आ रहे हैं। तो दोबारा क्या 1 बजे आओगे? ये तो आज हम 2-3 दिन से मॉनिटर कर रहे थे। ज़्यादातर तो हमारी नज़र नहीं है इन सब चीज़ों पे जाती नहीं है। हमारा पढ़ाने का काम है तो हमसे कोई मतलब भी नहीं रहता। लेकिन फ्रॉम योर साइड हमको चिंता होती है कि आप 8,500 जो भी पड़ रहा है पैसा वो भी दे रहे हो। और बैन वाले भाई ठीक है 2 बार, जब एक बैन में सब लोग नहीं आ पा रहे 2 बार आओगे, लेकिन टाइम पे तो आओगे ना। तो पहली बार जिनको है वो भाई 10 मिनट और पहले आ जाएं और उसके बाद रेडी मिलो वहाँ बाहर। जैसे बैन वाले पहुँचे तुरंत बैठो। तो कितना टाइम लगता है आने जाने में। सुबह जो है मुश्किल से निशातगंज से यहाँ महानगर आने में 7-8 मिनट लगते हैं। तो आने जाने में एक विजिट में 15 मिनट हुए, दूसरे में 15 मिनट, तो आधे घंटे का मार्जिन बना लीजिए। NCERT खोलो जरा, एक रिएक्शन लास्ट है ये। NCERT भाई कभी नहीं लाए हर्षवर्धन, आज तक तुमको हमने कभी NCERT नहीं, आज तक हमने तुमको देखा नहीं कभी NCERT लाते हुए। झूठ ना बोलो, हमने तुमको नहीं देखा हर्षवर्धन। हाँ, तो पीछे बैठो अगर NCERT नहीं लाना है तो। हाँ, हमने तुमको कभी नहीं देखा। हाँ, हम कम से कम 20-25 बार देख चुके हैं तुमको कभी NCERT। कल तुम NCERT किताब लाओगे, हमको बताओगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट आपने सर पेजेस बताए हैं, ज़रा बताओ कल हमें। हाँ, ना हमारी तरफ देखो। हाँ, हमने कभी नहीं देखी NCERT। बहुत गलत बात है भाई। तो इसमें बेटा लास्ट में ये रिएक्शन देखो, नीट में पूछी गई है कई बार। पेज नंबर 383 हाइलोजिनेशन लिखा हुआ है और उसके ऊपर देखो डिकार्बोक्सिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है ना, पेज नंबर 383 383। उर्दू में नहीं बोल पाएंगे, हम भूल गए हैं। पहले लेटर जानते थे, अब नहीं जान पाएंगे। तो 383 हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पूछा गया है। ठीक है ना, क्लोरीन ब्रोमीन का रिएक्शन है। ठीक है ना, प्रोफेसर कभी किताब नहीं लाती हो। ठीक है ना, हमको तो ये भरोसा हो गया कि तुम्हारे पास किताब ही नहीं है। तुम्हारे और हर्षवर्धन के पास नीट की CBSE बोर्ड की किताब नहीं है। हाँ, असली बात ये है। हाँ, ना तुम्हारे पास कतई नहीं है। हाँ, प्रोफेसर के पास हमने देखा 1-2 बार इसने किताब। तो पहली बात, बच्चा जो है भाई तुमको लेट होने में और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ हमें, तो भाई हम वैन वाले से कहें या सर से कह दें। लेकिन आप लोग तो मनाते हो कि और आधा घंटा वैन लेट हो जाए, वैन पंचर हो जाए। ये तो दिमाग में यही फीलिंग आती होती है कि नहीं, वैन हमारे यहाँ जब आओगे तो उसके पहले उसके चारों टायर
पंचर हो जाएं, कि जिससे हम 1.5 घंटे यहाँ हाँ आराम से बाद में। तो अगर ये फीलिंग है तो बात ही अलग है फिर। तो हम पंचर कर दिया करें जाके 1-2 जो है। अरे भाई आप 1-1 घंटा लेट, यहाँ तो हम देखे आज तो बड़ा जो आज हमने देखा 9:15 बजे बहन आ रही, हद हो गई। तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं सर 2 शिफ्ट में आते हैं। तो हमने कहा फिर 8:30 बजे का क्या मतलब है। तो ये तो एज ए स्टूडेंट आपको कर, आप भाई हम सिस्टम में तो नहीं जा सकते, लेकिन आप तो कहो आपको आना है टाइम पे। और ये क्लास जो है महीने 2 महीने चल रही, तो इसमें टाइम से तो आ जाओ, कोर्स पूरा हो जाएगा, बात ख़त्म। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछी जाती है। लिख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम when heated in presence of, when heated with halogen ब्रैकेट में Cl2 और Br2, when heated with halogen Cl2 or Br2 in presence of red phosphorus, then alpha halogenation will take place. Alpha halogenation will take place. Alpha halogenation will take place. This reaction is called as Huns-Dekker reaction. सॉरी अरे उल्टा बोल गए। हाँ हेल HVZ, पहले HVZ लिख लीजिए, HVZ रिएक्शन। HVZ जो है हेल वोल्हार्ड। प्रगति तुमको वैन से किस शिफ्ट में आती हो? सेकंड, फर्स्ट में हो ना? इर्निदा की, हाँ तुम तो जरूर सेकंड शिफ्ट। हाँ हाँ फर्स्ट में, ठीक, तुम होशियार बच्ची, तुम फर्स्ट में हो, ठीक है ना? हद हो गई। मतलब आप वैन से आपको व्यवस्था दी गई, तब भी आप तो सोच रहे हो कि नहीं अच्छा खुदा करे पंचर हो जाए भाई, ठीक है ना? तो ये हद हो गई भाई। अरे आप कहिए बहन वाले से कि भाई हमारा छूट जाएगा, और इन लोगों का और छूटता नहीं क्लास, तो कैसे पूरा करती है? हद हो गई। तो इसको लिख लीजिए हेल वोल्हार्ड, स्पेलिंग चेक कर लेना बुक में, जेलेंस्की रिएक्शन। ये रिएक्शन कई बार, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये देखो जैसे एसिटिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन है, भाई बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा। तो जब ब्रोमीन और फास्फोरस की प्रेजेंस में हीट करें, रेड फास्फोरस, ठीक है ना, कैटेलिस्ट का काम करता है। ये देखिए, एक बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, सुनो जरा इधर, हम तो यहीं छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो फिर हो जाएगा, जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं वो सब हाइड्रोजनेट हो जाएंगे, ठीक? तो भाई अगर कंटिन्यू करोगे तो जितने अल्फा हाइड्रोजन हैं और इस रिएक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है अमीनो एसिड बनाने में। अब आप समझ लीजिए, यहाँ NH2 लाना है तो ये बना लीजिए अमीनो एसिड, इसलिए HVZ का इम्पोर्टेंस है। तो ये है HVZ रिएक्शन, ठीक है ना? जल्दी लिख डालो और ये पॉइंट ख़त्म होता है, ठीक?
बेंजोइक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो रिएक्शन कैसे होगी? बेंजोइक एसिड में नो अल्फा, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए अगर ये ऐसे ही लिखा हो तो 1 मोल तक बनाइएगा, लेकिन अगर क्योंकि ये स्टेप ख़त्म हो जाता है, फिर आगे हीट करो अल्फ़ा ब्रोमो एसिड को, तो फिर आगे हो जाएगा। 1 बाई 1 नहीं होता है, पहले वर्कअप करना पड़ता है उसको, फिर उसके बाद अगर फ्रेश रिएक्शन करते हो तो फिर हो जाएगा। ठीक, तो ये बच्चों फिनिश होता है। ठीक, नोट कर लीजिए। तो ये कितने पॉइंट हो गए? 17। तो 18 पॉइंट में आ गए हैं हम। अमीन्स, भाई अमीन्स अब मेन चैप्टर है ना। और देखिए चैप्टर भी उसी तरह से अमीन्स, देखिए अगला देखिए अमीन्स में एनसीईआरटी खोलो तो इसमें बेटा नहीं पीछे पहला पेज, हाँ, तो आप देखो इसमें जो है जब आगे पढ़ोगे, ठीक, तो उसमें बेसिसिटी है। तो हम सोच रहे हैं कि जब 20 पॉइंट पूरे कर दें तो हम बेसिसिटी पढ़ा दें। ठीक, एक आध रिएक्शन और जो तुम जो है अपना याद कर लेना। बैक मैनर रीअरेंजमेंट छूट गया है तुम्हारे यहाँ छूट ही जाएगा, तो 100% छूटना है। M2 E1 में नहीं छूटा। जब पढ़ाई का जहाँ वो नहीं दिखता तो फिर मन नहीं करता पढ़ाने का। तो डिफरेंस, सबसे पहला पॉइंट जो 18वां है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन। जानते होगे नहीं तुम लोग प्राइमरी सेकेंडरी? यहाँ पे जो प्राइमरी सेकेंडरी का डिसीजन होता है वो नाइट्रोजन से होता है। यहाँ पर प्राइमरी, ये बताओ ये कैसा अमीन है? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, देवगुप्ता, ये कैसा अमीन है? हाँ, ये तो टर्सरी लग रहा है। हाँ, तो ये इससे देखा जाएगा। ठीक, हाँ, तो नाइट्रोजन पे अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री, तो 2 डिग्री। क्योंकि अब 2 ही पॉइंट रह गए, जरा हम रिएक्शन ख़त्म कर दें तो बेसिसिटी और एक प्यूरिफिकेशन वाला जो चैप्टर और बायोमॉलिक्यूल उस पे जाएं तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देंगे हम फिर। ठीक है ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट हिस्सा जब हो जाएगा तो फिर हम स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक, तो आप एनसीईआरटी में यहाँ पेज आगे देखो, डिफरेंस लॉ। हाँ, इसमें हम तुमको बता देना, तो पेज नंबर लिख लीजिए। बेसिसिटी बेटा जो है तुमको 2 पन्ने जब बेसिसिटी पढ़ाएंगे तो उनको जीओसी में ही जोड़ लेना है। ठीक, तो पेज नंबर, भाई डिफरेंस हम बताने जा रहे हैं, तो पेज नंबर 401 401 पे लिखा हुआ है हिंज वर्ग रिएजेंट। लो, ये कोई किताब ही नहीं लाता है, हरदोल किताब खरीद लो। नहीं है नहीं तो भाई पक्के तुम कल नई किताब खरीद के लाओगे, हम जानते हैं, ये पक्का जानते हैं।
भाई इन्होंने हिंज वर्ग में जी नहीं लिखा है, नहीं हमको लगता है जी भी है। तो हिंज वर्ग रिएजेंट जी लिखा है, क्या स्पेलिंग है? SHIN। और क्या बता रहे हैं तुम भाई, सुनते नहीं हो तुम सुशील। SG था। ठीक, लास्ट में तो है ही है। खैर हिंज वर्ग रिएजेंट लिख लीजिए। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज द हिंज वर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज द हिंज वर्ग रिएजेंट। ठीक, which can be used to distinguish primary, secondary and tertiary amine, which can be distinguished to primary, secondary and tertiary amine। ठीक, देखो इधर नलेकों, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि जैसे COCl मैंने नहीं बताया था ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर ये हिंज वर्ग रिएजेंट से प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करोगे तो HCl निकल जाएगा, वेरी रिएक्टिव। और HCl जैसे ही निकलेगा तो ये बेटा N सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, देखो गुप्ता इधर देखो भाई, किताब न खोलो, इधर देखो, इसको समझ लो। जो हम मेन बात बताना चाह रहे हैं तुम अपनी बुक में भी जुड़ जाते हो। देखो यहाँ बेटा जो तुम्हारे यहाँ एग्ज़ाम में पूछा गया था एसिडिटी में कि हुच इज़ एसिडिक, हुच इज़ सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, तो ये थोड़ा दिया, ये दे दिया था उन्होंने। तो आप देखो यहाँ जो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी विड्राइंग है और यहाँ लोन पेयर इसके रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये और विड्राइंग हो जाएगा। तो ये बेटा एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन। और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो जैसे ही इसको एक्वस NaOH में डिजॉल्व करोगे ये सॉल्युबल हो जाएगा। और तुम प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ माइनस आएगा Na+, H हट जाएगा। जैसे एसिड की रिएक्शन NaOH से करते हो तो क्या होता है। ठीक, लेकिन जब आप बच्चों सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करोगे तो सेकेंडरी अमीन में यहाँ एक ही हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ HCl तो मतलब रिएक्शन तो होती है, रिएक्शन तो होगी, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा, NN डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन सल्फोनामाइड। पर यहाँ पे हाइड्रोजन न होने के कारण ये एक्वस एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक, और टर्सरी अमीन रिएक्ट नहीं होता है क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा, नो रिएक्शन। ये रिएजेंट केवल डिस्टिंक्शन में ही नहीं है, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन मिक्स हो गए हों तो सेपरेशन में भी यूज होता है। तीनों के मिक्सचर को डाल दीजिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में, तो क्या होगा, टर्सरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं होगा, फिल्टर कर लीजिए तो टर्सरी अमीन इसी स्टेज में निकल जाएगा। दोनों बाकी बचे दोनों अमीन सल्फोनामाइड प्रेसिपिटेट में बदल जाएंगे। फिर बेस डालो उसमें, जब बेस डालोगे तो प्राइमरी अमीन तो घुल जाएगा, सल्फोनामाइड 2 डिग्री अमीन का सल्फोनामाइड नहीं घुलेगा, फिल्टर कर लो। और बेटा सल्फोनामाइड MID तो हैं, इनको फ्रेश बीकर में लेके H2SO4 डाइल्यूट SO4 एसिडिक हाइड्रोलिसिस बॉयल कर दीजिए, अमीन सल्फोनिक क्लोराइड पार्ट अलग हो जाएगा, अमीन अलग हो जाएगी। सल्फोनिक क्लोराइड पानी में सॉल्यूबल होगा, अमीन नहीं होगा। ठीक, तो ये है। फिर जो प्राइमरी अमीन जो बेसिक सलूशन में जो घुल गया है
तो पहले आप उसमें एसिड डालो जिससे न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जैसे बेसिसिटी ख़त्म होगी फिर प्रेसिपिटेट आ गया, फिर उसको अलग बीकर में लेके फ्लास्क में और फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। तो हिंजबर्ग रिएजेंट इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बट सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3। बेटा लैब में आजकल टॉल्यूइन सल्फोनिक क्लोराइड यूज़ होता है। टॉल्यूइन सल्फोनिक क्लोराइड सॉलिड होता है, ज़्यादा बेटर है, पर वो हिंजबर्ग नहीं कहलाता है। रिएक्शन तो सब ऐसे ही होंगी, लैब में वही ज़्यादा यूज होता है, ठीक, लेकिन अब वो हिंजबर्ग नहीं, लेकिन रिएक्शन इसी तरह से होंगी। तो अगर रिएक्शन में लिखा जाए तो क्या दिक्कत, लिख डालो भाई। पाँच तारीख हमने कहा था कि रिएक्शन ख़त्म कर देंगे, तो उसके पहले ही अगर बस अमीन आज या तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे कल ख़त्म हो जाएगा अमीन। उसके बाद एरोमेटिक केमिस्ट्री में 1-2 लेक्चर, 3 लेक्चर, तो 5-6 घंटा लगता है। उसके बाद तुरंत बायोमॉलिक्यूल और बेसिसिटी। तो इसी समय ऑर्गेनिक का पूरा फैसला कर दीजिएगा, समझे। तुम लोग बायो के स्टूडेंट हो, तुम लोग एक तरफ एक पेज ऐसा बनाओ, एक तरफ ड्रग्स लिखो, एक तरफ उनके यूजेस, ड्रग का यूज़ क्या है ना। जैसे एंटी एसिड स्ट्रक्चर थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट हो उनके लिख लेना, नहीं तो अदरवाइज नीट में स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता। हालांकि जेई मेंस में पूछने लगे हैं कि पेंसिलिन में कितने कायरल सेंटर होंगे, तो अब पेंसिलिन का स्ट्रक्चर पता होगा तब ना, एंटीबायोटिक में। लेकिन आप कम से कम 15-20 ड्रग्स जो एनसीईआरटी और एक आध रिफ्रेशर बुक में दी गई हैं उनके नाम लिखो और उनके यूजेस। इस बार देखो विटामिन B12 पूछ लिया गया था, है ना। एनीमिया हो जाता है विटामिन B12, है ना। तो यही सब है। और एक कागज़ में विटामिन, एक पेज में विटामिन स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, ठीक। B1 B2 ABCD जितने भी विटामिन हैं उनके नाम लिखो और उन किस उसकी वजह से क्या डिफिशियंसी से क्या होता है, ठीक। और वो जेब में रखे रहो 10-12 दिन, उसको रोज़ याद करो। और ड्रग्स की हम लिस्ट बनवा देंगे, या तुम पहले से बना लो जिससे कुछ याद तो रहे। डिटर्जेंट हम क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक। और नहीं तो एनसीईआरटी में 3 स्ट्रक्चर दिए गए, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। वही 3 स्ट्रक्चर तुमको पढ़ने हैं, चौथा नहीं पढ़ना है, ठीक। और नहीं तो हम जब कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहीं डिटर्जेंट का रोल आएगा, उस जगह बता देंगे, ठीक। पॉलीमर में यूजेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो पॉलीमर हम पढ़ा देंगे। चौदह मिनट हैं, एक बड़ी रिएक्शन सोच रहे हैं पढ़ा दें। जल्दी लिखो भाई तुम लोग। सावेज ये रिएक्शन लिख लोगे अपने आप, इसमें कुछ है ही नहीं जो लिखना है, इसमें खाली HCl निकल रहा है। और वो ध्यान रखना AMU में वो स्ट्रक्चर पूछा गया था कौन एक्वस NaOH में सॉल्युबल होगा, और एक स्ट्रक्चर में ये भी दिया गया था, तो ये होगा सॉल्युबल, हाईली एसिडिक, ठीक है ना। तो लैंग्वेज में तो नहीं लिखवाना इसको, अपने आप लिख लो, लिख लीजिए। हिंजबर्ग रिएजेंट नॉट यूज्ड ओनली टू डिस्टिंग्विश
Hingeworth reagent is not only used to distinguish but also used in the separation of mixture of पूनम, हमने तुमको कुछ काम दिया था, काम याद नहीं? काम क्या दिया था? तो याद है? तो काम किया कि नहीं? कितना काम किया? मतलब 1 2 3 कुछ नंबर बताओगी? मतलब नंबर आप पेपर बताओगी? एक को नहीं किया है। तो अगर ना किया हो तो अभी 3 दिन का मौका है। हाँ ठीक। और अगर तुमको व्यवस्था न हो तो हमको बताना, ठीक है? तो हम कम से कम 200 टेस्ट पेपर, ठीक है ना, तुम्हारे फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पे या ईमेल पे जो तुम बताओगे वो दे देंगे, ठीक? लेकिन वो बेटा करो। अगर तुम्हारे पढ़ाई के बाद नंबर कम आ रहे हैं तो तुम टेस्ट पेपर जैसे 16 तारीख को होना है तो 16 तारीख के पहले 20 टेस्ट पेपर अपने आप करो, ठीक है ना? घर में बैठ के उसी तरह आंसर शीट एक बना लो बस। आंसर शीट चलिए मान लिया तो टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस हो रही, लेकिन आप उसको हल करो बस। तो हमसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना? आज तुमने कुछ पूछे नहीं, तुमने रोज़ 10 क्वेश्चन पूछने हैं तुमको, तो 150 हो जाएंगे 15 तारीख तक। हाँ तो 10 क्वेश्चन कल पूछो, लिखो। रिएक्शन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब यहाँ, और ये एरोमेटिक वाले पॉइंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लिखो रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड। बड़ा रिएक्शन है इसलिए ज़रा टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट, तो इसको क्योंकि हमको क्लास खाली करना है। लिखो जल्दी से। HNO2 इज अनस्टेबल एसिड। HNO2 इज अनस्टेबल एसिड। HNO2 is unstable acid, cannot be stored, can be prepared during the reaction, between metal nitrite and HCl and concentrate HCl, between metal nitrite and concentrate HCl। ये है भाई एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री, एट लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री। तो मेरे बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, चाहे HNO2 की रिएक्शन कही जाए या NaNO2 और HCl, दोनों एक ही माना जाएगा। अब ज़रा तुम लोग देखो, ज़रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अब है। बाइफरकेट करने के पहले सब लोग इसकी मैकेनिज्म देखो। HNO2 देखो ज़रा, ये अब ये सब NCERT में नहीं मिलेगा, ये तुमको बता रहे हैं। तो इससे स्ट्रेंथनिंग होगी, ये पहले यहाँ अटैक करेगा। अभी देखो प्राइमरी अमीन लेके चल रहे हैं, अगर सेकेंडरी होता तो एक ही हाइड्रोजन होता। तो ये तुम जब समझोगे तो तुम में बात एक H बचेगा भाई, एक H यहाँ चला जाएगा। तो इस N पे एक OH तो हाई है, एक OH और हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो सेकेंडरी अमीन भी यहाँ तक तो आएंगे ही, ठीक, नाइट्रोसामीन तक आएंगे सेकेंडरी अमीन में। टर्सरी में यही रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होते। बेटा ये अगर प्राइमरी अमीन है तो टाटोमेराइज हो जाएंगे,
सेकेंडरी में रिएक्शन यही ख़त्म हो जाएगी, टाटोमेराइज होके ऑक्साइम जैसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन तुमने एसिड ले रखा है तो एसिड फ्री कैसे रह पाएगा ये एल्कोहल, ऑक्सोनियम आयन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ये देखिए, और अब देखो ज़रा, जैसे ही ऑक्सोनियम आयन बना इसकी लीविंग टेंडेंसी बेटर है क्योंकि एन पे लगा हुआ है, और बेटर, तो ये डाइजोनियम आयन में बन जाएगा। तो सारे प्राइमरी अमीन डाइजोनियम आयन बनाते हैं। अब देखो ज़रा, अगर आर एलिफैटिक है, एलिफैटिक, तो यहाँ लीविंग टेंडेंसी बेटर होगी और कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। और हमने कार्बोनियम आयन में बताया था, ये कोई समझ नहीं पा रहा है कहाँ बताया था। कॉपी है, खोलो कार्बोनियम आयन, उसमें देखो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। ठीक, अब ये कार्बोनियम आयन यहाँ पे 3 न्यूक्लियोफाइल है, वाटर है, Cl आयन है, NO2 माइनस, OH आयन Cl माइनस, देखिए लिखा है कि नहीं। ठीक, तो OH आयन ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, पावरफुल है, तो ये एल्कोहल बन जाता है। तो अगर प्राइमरी एलिफैटिक, अब ना पलटिए, जब कभी पढ़ा नहीं है तो कैसे देख पाओगे। बिल्कुल रहने दो अब ना प्रोफेसर, इसको बंद करो, इसको जागृत ना करो, ये कॉपी जग जाएगी, उसको सोने दो। तो अब आप देखिए, अगर आर एरोमेटिक है, इफ़ आर इज फिनाइल, फिनाइल एरोमेटिक, तो बेटा एरोमेटिक रेजोनेंस के कारण ये बेंजीन डाइजोनियम आयन स्टेबल होता है। हालांकि ये उतना स्टेबल नहीं है फिर भी, पर बट समव्हाट स्टेबल। और ये कार्बोनियम आयन में तो खैर नहीं बदलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो पहले, लेकिन अगर आर एलिफैटिक है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक, स्टेबल एलिफैटिक की तुलना में है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कन्विंसिंग नहीं है, चार्जेज बढ़ जा रहे हैं, तो अनस्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट रेजोनेंस में तो भाग ही ले रहा है, तो स्टेबिलिटी एलिफैटिक की तुलना में बढ़ जाती है। तो बेंजीन डाइजोनियम आयन somewhat more stable as compared to alkyl डाइजोनियम आयन। पर देखिए इतने सारे चार्जेस आ रहे हैं तो उतना ये प्रॉमिसिंग नहीं है। ठीक, तो ये है, तो हम चाहते हैं कि पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में हम बाइफरकेट करें। पहले ये मैकेनिज्म लिख डालो, तब हम शुरू करें। तो मेन यही है, गंदा डस्टर है कि पैंट हमारी स्वाहा हो गई होगी, हम ऐसे बैठ गए हैं। पर पैंट तो हमारी निश्चित स्वाहा हो गई होगी। लिख डालो। लिख तो डालो। अब हमारी पैंट स्वाहा हो रही है तो इसमें ये खुशी की बात है। जल्दी लिखो बच्चा, 3 ही मिनट रह गया अभी तो, ये फिर पूरा नहीं हो पाएगा। कल फिर हमको वही कैसेट जो है प्ले करनी पड़ेगी ये, और ये हो नहीं पाएगा क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम का यूज़ बताने में हमको 5-7 मिनट लगेगा।
लेकिन कम से कम जहाँ तक हो जाए वहाँ तक तो कर लो, एक वहाँ तक तो पूरा कर लो। और हमको बैल ड्राइवर ने बताया कि नहीं सर ये लोग जानबूझ के लेट होते हैं, ये बताया है। नहीं नहीं ये बताया है। अब अभी गलत थोड़ा बताएगा, उसको कौन सी डिग्री लेनी है जो गलत बोल देगा? वो तो क्यों बोलेगा गलत भाई? तो उसी के हॉस्टल में आप रह रहे हो तो आपके लिए गलत क्यों बोलेगा? तो उसने बताया कि ये लोग सर चाहते हैं कि हमारा सेकंड शिफ्ट में हम जाएं और जितने लेट हो बैन। हाँ, प्रगति को हमने कभी नहीं देखा पहली शिफ्ट में। नहीं बिटिया, हमने तुमको कभी पहली शिफ्ट में नहीं आते देखा। हमने तो भाई नहीं देखा, हम तो अब सेकंड ही शिफ्ट में देख रहे हैं। तुमको कौन सा जो है शेयर मार्केट में यहाँ आके ज़्यादा दिमाग लगाना है? एक दो पढ़ाई हो रही, इसमें कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं। और तुम्हारे पास दिमाग है कहाँ? तो इसलिए जो लगाओगे, इसलिए टाइम पे तो आ जाओ। सब बच्चे टाइम से आते हैं, इतनी दूर दूर से लड़के आते हैं। बताइए सरोजी नगर कहाँ, वहाँ से बच्चे आ जाते हैं टाइम से। और तुम लोग निशादगंज से नहीं आ पा रहे हो भाई। तो एक्चुअली आपका दिन की शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। आप जहाँ लेट हुए तो आपकी शुरुआत ही ठीक नहीं है। तुम लोग खैर आज पढ़ाने क्या दोगे बाकी? इतना देर लगा दी इसको लिखने। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग से हेडिंग डाल के लिखना, बेंजीन डायजोनियम आयन। तो ये बेटा एक तरीके से 4 कैटेगरी हो गई। प्राइमरी अमीन में 2 कैटेगरी हो गई। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन अलग है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन अलग है। साबित तुम्हारे बगल में बैठते थे, आज वो फिर एब्सेंट हैं। देखिए अब यही तो है ना। क्या नाम उस बच्चे का पीछे बैठता है लड़का, वो है ना सुमित? हाँ बताओ, आए नहीं आज, है ना? सुमित तुम्हारा नाम है क्या? रेगुलरिटी, और इसमें जितने लोग रेगुलर ज़्यादा रहें उनको समझ में भाई, जब 20 पॉइंट आते आते धीरे धीरे मैकेनिज्म का, जैसे कार्बोनियम आयन देखो फिर बताया यहाँ पे। अब इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा, सब जगह हमने बताया है। और अब अगर इन टोटल कॉमन तुम देखो कि अब दिमाग में अगर तुम्हारे आवे कि कार्बोनियम आयन की कितनी रिएक्शन है, तो 3 ही 4 तो हैं। SN1 E1 अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, 3 रिएक्शन वो हैं। प्राइमरी अमीन और एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन में भी तो कार्बोनियम। और एक बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, वहाँ भी कार्बोनियम आयन बनता है। बस 4 जगह रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं। SN1 E1 एल्कीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और अल्कोहल का वही डिहाइड्रेशन, E1 में आ गया डिहाइड्रेशन। और ये कम पूछा जाता है, मैं रीअरेंजमेंट तक नहीं पहुँचेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि लड़के पहले यहीं तक पहुँच जाएं। तो ये है। और एक फ्रीडल क्राफ्ट जो ज़्यादा कॉमन सवाल आता है वहाँ पे, तो वो अगले पॉइंट में तुमको पढ़ाएंगे। लिख लिया? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लिया है, ये अपने आप लिख डालो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप देखो जब N से पाई बॉन्ड बन रहा है और एक बॉन्ड हट भी रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों ख़त्म होगा? एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है तो क्यों ख़त्म होगा चार्ज? देखो रिएक्शन विद प्राइमरी एलिफैटिक अमीन, प्राइमरी अमीन, रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन,
अब भाई यहाँ मैकेनिज्म हम नहीं लिखेंगे, मैकेनिज्म तो लिख ही दिया। अब प्राइमरी अमीन में 2 कैटेगरी हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी, व्हेन प्राइमरी एलिफैटिक अमीन reacts with HNO2, अब ब्रैकेट में NaNO2 प्लस HCl भी लिखो, ब्रैकेट में NaNO2 प्लस HCl, विल फॉर्म एल्काइल डाइजोनियम आयन, विल फॉर्म एल्काइल डाइजोनियम आयन which is unstable, will form alkyl diazonium ion which is unstable and converted into carbonium ion and converted into carbonium ion, which will finally give alcohol, which will finally give alcohol. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाइट्रोजन गैस इज आल्सो रिलीज्ड, भाई नाइट्रोजन का भी टेस्ट कर लीजिए। मैग्नीशियम रिबन में नाइट्रोजन बर्न होने लगता है Mg3N2 बन जाने के कारण, नाइट्रोजन गैस इज आल्सो रिलीज्ड। एक बात ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट NH2 एलिफैटिक से लगा हो, डायरेक्ट, यह वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड, एमाइड से हाफमैन ब्रोमाइड से अमीन, अमीन से अल्कोहल, एक कार्बन भी कम हो जाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड में एक कार्बन कम होता है, समझे? यही सबसे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड, एमाइड से अमीन, अमीन से अल्कोहल, और एक कार्बन भी कम होगा, समझे? और एक बात ध्यान दीजिए, जैसे बेंजीन लगा है लेकिन CH2NH2 हो, मतलब तब हम इसको एलिफैटिक की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना? और डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे हम, और ये कार्बोनियम आयन की तरह रिएक्शन होगी। ठीक, तो अगला रिएक्शन बेटा फिर जो है वो बड़ा रिएक्शन है, उसमें 5 मिनट लगेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एप्लीकेशन। सेकंड रिएक्शन विद एरोमेटिक